नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसमें हम दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण की आज की आई हुई खबरों का न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आज तारीख है 28 दिसंबर 2022। न्यू ईयर आने को कुछ ही दिन बचे हुए हैं। आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आज देखते हैं कि हमारे इस न्यूज़पेपर में प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कौन से टॉपिक हैं, ऐसे कौन से एडिटोरियल हैं जो हमारे काम के हैं और जिन्हें हमें नोट डाउन करना है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहली खबर है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिल सकती है नेज़ल वैक्सीन। तो ये नेज़ल वैक्सीन क्या है, इसके बारे में हमें जानना है कि नेज़ल वैक्सीन क्या है। तो ये जो नेज़ल वैक्सीन है, ये जो है नाक के द्वारा डाली जाएगी। और अब जो वैक्सीनेशन होता था उसमें जो सतर्कता डोज की बात चल रही है, उस अभियान को तेज़ी आने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, तेज़ी लाने में। तो कोरोना से जंग में संभावित गेम चेंजर के रूप में देखी जा रही है यह वैक्सीन। और भारत बायोटेक की नाक से ली जाने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन इनकोवैक के दाम, यानी इस वैक्सीन का नाम है इनकोवैक, इसके दाम तय कर दिए गए हैं। प्राइवेट सेक्टर में 800 रुपये, गवर्नमेंट में 325 रुपये। लेकिन अभी सरकार इस पर विचार कर रही है कि सरकारी अस्पतालों में इसे मुफ्त में लगाया जाए। ठीक है, और इससे उम्मीद की जा रही है कि इस वैक्सीन के आने से जो सतर्कता डोज अभियान है उसको नई गति मिलेगी और अलग प्लेटफॉर्म और अलग तरीके से तैयार यह नेज़ल वैक्सीन कोरोना के खिलाफ जंग में अहम साबित हो सकती है। नाक से लेने के कारण ये वैक्सीन जो है नाक से ली जाएगी, और नाक में लेने का कारण ये है कि वैक्सीन ऊपरी श्वसन तंत्र में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में समर्थ होगी, जो कि व्यक्ति को कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचाएगी। दुनिया में कोरोना की नई लहर को देखते हुए सरकार इसे कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल करेगी। साथ ही सरकार अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध कराने पर भी विचार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस गंभीरता से इस पर विचार किया जा रहा है, और उन्होंने कहा कि सतर्कता डोज अभी तक सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 75 दिनों के लिए चले विशेष अभियान के दौरान ही मुफ्त में दी गई थी, और नेजल वैक्सीन के लिए भी इसी तरह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। और नेजल वैक्सीन को 3 चरणों के ट्रायल की पूरी प्रक्रिया के बाद सुरक्षित और कारगर पाया गया है, और इसका जो प्रयोग हुआ था इसमें 3100 लोग शामिल हुए थे। ठीक है, और ये वैक्सीन ऐसे किसी भी व्यक्ति को दी जाएगी जो कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक किसी भी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। और भारत बायोटेक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा इल्ला ने कहा कि भारत के पास सतर्कता डोज के लिए एक और बेहतर विकल्प मिल गया है। इससे बड़ी तादाद में एक साथ लोगों का इम्यूनाइजेशन बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस वैक्सीन को वाशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि नेजल वैक्सीन का नाम है तो इंकोवैक है ना, इंकोवैक, और पूछेगा किसकी मदद से, तो वाशिंगटन विश्वविद्यालय की साझेदारी के साथ में। अब हम बात करते हैं मॉक ड्रिल की। अब देखिए, मॉक ड्रिल से परखी कोरोना से जंग की तैयारी। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि मॉक ड्रिल होती क्या है। फिलहाल मैं बता देता हूं। भविष्य में आने वाली घटनाओं को भाप करके उसे रोकने के लिए और उससे बचने के लिए किए जाने वाले अभ्यास और प्रक्रिया को मॉक ड्रिलिंग कहा जाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो अक्सर आने वाले समय में हम लोगों के साथ किसी न किसी प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। वहीं अगर हम भविष्य में होने वाली घटनाओं को भाप कर उससे बचने के लिए और आने वाली परिस्थितियों से उभरने के लिए पहले से नकली अभ्यास और प्रयास करते हैं तो उन सभी प्रक्रियाओं को मॉक ड्रिलिंग कहा जाता है। और मॉक ड्रिल करने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई परिस्थिति वास्तव में सामने आएगी तो उससे निपटने में हमें आसानी होगी, और हमारी जो तैयारी होगी हमारे भविष्य को भी बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अग्रसर करेगी। ठीक है, तो ये है मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ अभी कोरोना संकट देखने को मिल रहा है कि कोरोना संकट भविष्य में आएगा, तो अभी मॉक ड्रिलिंग से क्या होगा कि ऐसी तैयारियां विकसित हो रही हैं, सरकार के द्वारा ऐसी तैयारियां की जा रही हैं कि अगर वास्तव में ये कोविड-19 का ये जो 7वां वेरिएंट है ना, BF7, अगर ये भारत में देखने को भी मिले तो हम उसको पहले ही से उसके प्रति हम प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत कर लें। तो उसी कड़ी में नेज़ल वैक्सीन को लाया गया है। अब देखिए, बहुत लोग क्या था कि जब वैक्सीनेशन हो रहा था तो बहुत लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे थे, है ना। तो उसके अपने कई रीज़न थे, और उसके बाद अब ये जो नेज़ल वैक्सीन आई है इसका फ़ायदा ये है कि अब इसको नाक में डालना है और श्वसन तंत्र के माध्यम से ऊपरी हिस्से में, है ना, वो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा। तो लोग हैं ज़्यादा लोग इसे लगवाएंगे, है ना। और दूसरी चीज़ कि ये 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए लगेगा, है ना, जिन्होंने सतर्कता डोज के ऊपर में सतर्कता डोज के रूप में उपलब्ध होगी। अगली खबर है खेलों से। ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी पेश करेगा भारत, अनुराग ठाकुर का कहना है। तो देखिए, भारत अब 2036 ओलंपिक की मेजबानी को तैयार है। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के समक्ष इसकी बोली लगाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का हर तरह से समर्थन करेगी।
और दूसरी चीज़ है कि भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। तो अब हमारा खेल मंत्रालय जो है वो भी इस तरह से देख रहा है कि अगर हमारा देश G20 की मेज़बानी कर सकता है इतने बड़े स्तर पर, तो ये ओलंपिक खेलों का भी आयोजन कर सकता है बड़े स्तर पर। अगर ओलंपिक खेलों का आयोजन भारत करता है, तो ये जो होगा, इस ये गुजरात का अहमदाबाद शहर हो सकता है इसका मेजबान, है ना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान भी खेलों को विकसित करने पर है ना। खेल के बुनियादी ढांचे को सुधारा और टूर्नामेंट आयोजित कराने में वो खुद रुचि लेते हैं। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को प्रेरित भी करते हैं ऐसे कई टूर्नामेंट्स को की मेजबानी देश में हुई जो पहले नहीं की गई थी, जैसे शतरंज ओलंपियाड का होना, है ना। इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स और राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, एक के बाद एक बड़े टूर्नामेंट आयोजित किए गए, है ना। अब दूसरी चीज़ ये है कि 2032 तक ओलंपिक मेजबानी तय हो चुकी है, लेकिन भारत 2036 के लिए अपनी ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी को पेश करेगा। और 2023 में आईओसी के सत्र का आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है ना। हम सितंबर में आईओसी सत्र के दौरान सदस्यों के सामने इसका खाका पेश करेंगे, यानी सितंबर में जो हमारा खेल मंत्रालय है वो इसका खाका पेश करेगा कि 2036 में भारत जो है ओलंपिक खेलों की मेजबानी करे। तो हम बात करते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन 31 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। वर्ष 2019 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत युवा छात्रों को विभिन्न खेल आयोजनों में भाग लेने और उन्हें खेलने के लिए प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में 6 अलग अलग राज्यों में महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, दादरा और नागरा हवेली, दमन और दीव और मेघालय में शुरू होंगे, है ना। मतलब शुरू हुआ था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के प्रतिभागियों को उनकी खेल भावना के विकास के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह 2 सप्ताह तक चलने वाला खेल आयोजन है, जिसमें 8,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेने और अपना खेल दिखाएंगे, है ना। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ये है ना। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत और कौन सी गेम्स आती हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया। अगली खबर है, वंदे भारत की तर्ज पर सभी ट्रेनों का बदलेगा स्वरूप। अब देखिए, रेलवे मंत्रालय ने बोला है कि अगले 8 वर्षों में यात्री ट्रेनों का कायाकल्प करना है। और अभी तक वंदे मातरम भारत संस्करण की चलाई जा रही 6 ट्रेनें 15 अगस्त 2023 इसकी संख्या 75 होगी, है ना। तो सफ़र को सहज, सुगम और आरामदायक बनाने के लिए रेल मंत्रालय अगले 8 वर्षों में यात्री ट्रेनों के स्वरूप में बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। और 2030 तक पुराने वर्जन की सभी ट्रेनों को वंदे भारत की तर्ज पर अत्याधुनिक बनाने की योजना है। अभी वंदे भारत की ट्रेनों में बैठकर यात्रा करने की व्यवस्था है, लेकिन दूसरा संस्करण जो आएगा उसमें 26,000 करोड़ रुपए की लागत से 200 ट्रेनों को स्लीपर किया जा रहा है। अगले 2.5 से 3 वर्षों के दौरान यह संख्या 400 पहुंचानी है। बाद में धीरे धीरे सभी यात्री ट्रेनों का कायाकल्प कर दिया जाएगा। देश में अभी तक वंदे भारत संस्करण की 6 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 7वीं ट्रेन को बंगाल में हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और पहले चरण में 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जानी हैं। इस संस्करण की ट्रेनों की निर्माण लागत है प्रति यूनिट लगभग 100 करोड़ रुपए। और दूसरे संस्करण की सभी 200 ट्रेनों को स्लीपर बनाने एवं सुविधाएं बढ़ाए जाने के कारण इसकी निर्माण लागत बढ़कर प्रति ट्रेन 130 करोड़ रुपए हो गई है। और रेलवे मंत्रालय का कहना है कि जरूरत पड़ने पर आगे के संस्करणों की ट्रेनों की लागत और बढ़ाई जा सकती है। और ये क्यों किया जा रहा है? रफ्तार, सुरक्षा और सुविधाओं के लिहाज से वंदे भारत ट्रेन रेल मंत्रालय की ऊंची छलांग है। स्वदेशी डिजाइन एवं कल पुर्जों से इस ट्रेन का निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री में किया जा रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। और इसका लक्ष्य क्या है? सुरक्षित यात्रा पर जोर, ताकि जो भी यात्रा हो वो सुरक्षित हो। तो ये हो गया हमारा वंदे भारत ट्रेन को लेकर जो रेलवे मंत्रालय ने किया है। अब अगली खबर है, गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार फोल्डिंग चेयर का होगा इस्तेमाल। देखिए, इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के दर्शकों को खास किस्म की फोल्डिंग कुर्सी पर बैठाया जाएगा। फरीदाबाद से मंगाए जा रहे इन फोल्डिंग चेयर पर 600 से ज़्यादा लोग बैठेंगे। खास किस्म की इन कुर्सियों के प्रयोग के पीछे का उद्देश्य कर्तव्य पथ के दोनों ओर लगे सिलेक्शन 1 घास को सुरक्षित रखना है। इससे परेड की व्यवस्था में जुटे लोगों का समय भी बचेगा। और परेड की तैयारी में जो एजेंसियां जुटी हुई हैं वो भी इसको लेकर सतर्क है। उनका कहना है कि सिलेक्शन घास को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए गणतंत्र दिवस की तैयारी में जुटी एजेंसियां सतर्क हैं। एजेंसियों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कार्यक्रम में जुटने
वाली भीड़ है, भीड़ से इस घास को बचाना है। और इसके पूर्व गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ के दोनों ओर बैठने के लिए जमीन पर सैकड़ों कुर्सियों का इस्तेमाल किया जाता था और इन कुर्सियों को मैट के ऊपर रखा जाता था। इस बार परेड व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। इन फोल्डिंग कुर्सियों के लिए जमीन पर मैट नहीं बिछाया जाएगा, क्योंकि मैट से भी घास को नुकसान पहुंचता है। और क्रेन के जरिए मैदान में लाई जाएंगी इन कुर्सियों का सेट। और उसके बाद क्या है कि छोटे सेट में 180 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी और बड़े सेट में 240 लोगों की। और और पूरे सेट को क्रेन के जरिए सिलेक्शन घास के मैदान में रखा जाएगा, ताकि घास को नुकसान न पहुंचे। लेकिन मैदान में क्रेन के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इससे परेड की व्यवस्था में जुटे लोगों का समय बचेगा और पहले इन कुर्सियों को व्यवस्थित करने में ही कई दिन लग जाते थे। तो अब देखिए, सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम के तहत लगाई गई है सिलेक्शन वन घास। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि आखिर ये सिलेक्शन वन घास है क्या। तो पिछले वर्ष राजपथ का कर्तव्य पथ के नामकरण के साथ इसके सौंदर्यीकरण पर खास जोर दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम के तहत कर्तव्य पथ के दोनों ओर सिलेक्शन वन घास लगाई गई थी। यह विशेष किस्म की घास है जो 12 महीने हरी रहती है और ठंड के प्रकोप से इस घास को बचने के लिए खास किस्म की ओखला खाद का इस्तेमाल किया जाता है और यह खाद काफ़ी गर्म होती है। इसके इस्तेमाल से घास को ठंड से बचाया जाता है। तो ये हमारा सिलेक्शन घास हो गया है ना। ये साल के 12 महीने जो है हरी बनी रहती है। अब हम बात करते हैं कर्तव्य पथ के बारे में, क्योंकि कर्तव्य पथ इस बार योजना का भी टॉपिक था। तो कर्तव्य पथ सत्ता के प्रतीक के रूप में पूर्ववर्ती राजपथ से सार्वजनिक स्वामित्व और अधिकारिता का उदाहरण होने के कारण कर्तव्य पथ में बदलाव का प्रतीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की जाएगी जहां पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2022 पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। और ग्रेनाइट से बनी ये प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अपार योगदान के लिए उपयुक्त श्रद्धांजलि है और उनके प्रति देश के ऋणी होने का प्रतीक होगी। और श्री अरुण योगीराज जो मुख्य मूर्तिकार थे, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि ये जो प्रतिमा है इसके मूर्तिकार कौन है। श्री अरुण योगीराज, है ना। और 3 ऑप्शन दे देगा तो आपको पता होना चाहिए। तो श्री अरुण योगीराज जो मुख्य मूर्तिकार थे द्वारा तैयार की गई 28 फीट ऊंची प्रतिमा को अखंड ग्रेनाइट पत्थर से उकेरा गया है और इसका वजन 65 मीट्रिक टन है। और ये कदम प्रधानमंत्री के दूसरे पंच प्राण के अनुरूप है जो 75वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के दौरान अमृतकाल में न्यू इंडिया के लिए प्रतिज्ञा की गई थी कि औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान को मिटा दें। मतलब देखिए ये क्या था ना, ये औपनिवेशिक काल का प्रतीक था। तो औपनिवेशिक काल की जो मानसिकता है उसको मिटाने के लिए इसका निर्माण किया गया है ना। और राजपथ के कायाकल्प की भी जरूरत थी। वर्षों से राजपथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के आसपास के क्षेत्रों में आगंतुकों के बढ़ते यातायात का दबाव देखा जा रहा था, जिससे इसके बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ रहा था। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। इसमें सार्वजनिक शौचालय, पीने के जल, स्ट्रीट फर्नीचर और पर्याप्त पार्किंग स्थान जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। इसके अलावा अपर्याप्त साइन बोर्ड, जल की सुविधाओं का खराब रख रखाव और बेतरतीब पार्किंग थी। साथ ही गणतंत्र दिवस परेड और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कम व्यवधान तरीके से आयोजित करने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें सार्वजनिक आंदोलन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो। वास्तुशिल्प की अखंडता और निरंतरता को सुनिश्चित करते हुए इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पुनर्विकास किया गया है। और राजपथ का इतिहास हम देख लेते हैं तो ब्रिटिश शासन के दौरान इसे किंग्स वे कहा जाता था, जिसे एडविन लुटियंस और नई दिल्ली के आर्किटेक्ट हर्बर्ट बेकर द्वारा 100 वर्ष से भी पूर्व एक औपचारिक मार्ग के रूप में डिजाइन किया गया था। वर्ष 1911 में राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई और इसके बाद कई वर्षों तक निर्माण कार्य जारी रहा। लुटियंस ने एक औपचारिक धुरी के आसपास केंद्रित आधुनिक शाही शहर की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे भारत के तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में किंग्स वे नाम दिया गया था, जिन्होंने वर्ष 1911 के दरबार के दौरान दिल्ली का दौरा किया, जहां उन्होंने औपचारिक रूप से राजधानी को स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा की। इसका नामकरण लंदन में स्थित किंग्सवे मार्ग के नाम पर हुआ, जो वर्ष 1905 में बनी एक मुख्य सड़क थी, जिसका नाम जॉर्ज पंचम के पिता किंग एडवर्ड सप्तम के सम्मान में रखा गया था। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद इस मार्ग को हिंदी नाम राजपथ दिया गया, जिस पर गणतंत्र दिवस परेड होती है। कर्तव्य पथ और उसका महत्व देखना है हमें। तो ग्रैंड कैनोपी के नीचे नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का पूरा खंड और क्षेत्र कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा। कर्तव्य पथ में पूर्ववर्ती राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन शामिल है। कर्तव्य पथ में लैंडस्केप वॉकवे के साथ अतिरिक्त हरे भरे स्थान, नवीनीकृत छोटी छोटी नहरें, एमिनिटी ब्लॉक, बेहतर साइनेज और वेडिंग कियोस्क प्रदर्शित होंगे। इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, उपयोग किए गए जल का पुनर्चक्रण, वर्षा जल का संचयन, जल संरक्षण और ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था जैसी कई सुविधाएं भी शामिल हैं।
और तत्कालीन राजपथ के दोनों किनारों पर पुनर्निर्मित और विस्तारित लॉन बड़ी सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जहां केंद्रीय सचिवालय और कई अन्य सरकारी कार्यालयों के साथ एक नए त्रिकोणीय संसद भवन का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो ये था राजपथ यानी कर्तव्य पथ के बारे में। हम देखते हैं अगली खबर क्या है। तो नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, राष्ट्रपति मुर्मू जी का कहना है। उनका कहना है कि नैतिक शिक्षा को अगर हम अपनी शिक्षा नीति में जोड़ दें तो इससे क्या होगा कि हमारे स्टूडेंट्स को अगर शुरू से ही नैतिक शिक्षा दी जाएगी तो इससे एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। और इन्होंने इस सवाल का भी जवाब दिया कि नैतिक मूल्यों के अध्ययन के अभाव में समाज में अवांछित घटनाएं हो रही हैं। और उन्होंने बोला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन से महत्वपूर्ण सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली का निर्माण होगा। और यह बदलाव न केवल छात्रों को व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित करेगा, बल्कि राष्ट्र की समग्र प्रगति और विकास में भी योगदान देगा। देखिए, अब नैतिक शिक्षा अगर बचपन से ही बच्चों को दी जाएगी तो देखिए, अभी यूपीएससी में जीएस पेपर 4, यूपी पीसीएस में जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी का है। अब देखिए, अब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में बचपन से पढ़ के आ रहा है कि अगर मैथ में पढ़ रहा है कि एक आदमी दूध में 1 लीटर पानी मिलाता है तो इसको इतना लाभ होता है, अगर 4 लीटर पानी मिला दे तो क्या होगा। तो ये क्या है, एक तरीके से नैतिकता के मापदंड से देखें तो ये भ्रष्टाचार का उदाहरण है। तो अगर हम नई शिक्षा नीति में नैतिक शिक्षा को जोड़ेंगे तो जो हमारा युवा तैयार होगा वो नैतिक होगा। और जो समाज में हमें घटनाएं देखने को मिलती हैं अवांछित, जिससे समाज पीड़ित होता है, उन घटनाओं में इजाफा नहीं होगा, वो घटनाएं कम होंगी। और उसके साथ में ये होगा कि हमारे देश के लिए अच्छे नागरिक तैयार हो जाएंगे, जिनकी सोच अच्छी होगी और वो क्रिएटिव होंगे। अब जैसे अभी की जो शिक्षा प्रणाली है वो रटंत विद्या पे फोकस है। अब देखिए, जो रटेगा वो आगे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी समझ चाहिए। तो जो नई शिक्षा नीति है उसमें नैतिक शिक्षा, क्रिएटिविटी को जोड़ा गया है। इससे क्रिएटिव होंगे बच्चे और वो उनकी समझ भी विकसित होगी। अगली खबर है, 26 जनवरी से देश भर में नई शिक्षा नीति के तहत बच्चे पढ़ेंगे सही इतिहास। अब देखिए, भारत विश्व मानवता की धरोहर है। भारत जैसा प्रजातंत्र दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं है। मैकाले ने हमारी आस्था पर चोट करने का काम किया है। और इस साल 26 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन देश में नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को सही इतिहास पढ़ाया जाएगा। और ये बातें भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एवं अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना द्वारा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुहार में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में बोला गया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतिहास को सुधारने का मौका देती है और केवल जोरावर सिंह फतेह सिंह की भारतीय नायक नहीं, बल्कि भारत के हर जिले में नायकों के उदाहरण मिल सकते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा को प्रमुखता दी गई है। जब तक मातृभाषा को प्रमुखता नहीं दी जाएगी तब तक बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं दी जा सकती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत संबंधित अध्ययन को बढ़ावा देने का काम किया गया है और इस नीति के अनुसार सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। और उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए तकनीक के प्रयोग की जरूरत है। विश्व के 140 देशों को हमने करुणा संदेश दिया है और 150 टीवी चैनल स्कूलों के लिए समर्पित किए जा रहे हैं। और उन्होंने बोला कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए बोले कि अब प्रतिरोध का जमाना चला गया। 500 करोड़ वैश्विक नागरिकों का केंद्र बिंदु भारत है। 7,000 वर्ष पूर्व मूर्ति बनने का प्रमाण इसी इलाके में मिला है। कहा कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी इतिहास और शिक्षा है। अब तक इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया। अब भारत सरकार पूरी ताकत के साथ नए और सही इतिहास को लिखने की दिशा में प्रयासरत है। अब देखिए, अब इस पर एक आर्टिकल भी आया था कि हमारा जो इतिहास है वो सही तरीके से नहीं लिखा गया है, क्योंकि बहुत सारे नायक हुए हैं जिनको तवज्जो नहीं दिया गया है इतिहास में। और साउथ के इतिहास को भी उपेक्षित किया गया है। तो अब जो इतिहास होगा वो नई तरीके से लिखा जाएगा, जिसमें बच्चे अपने भारत के लोगों के बारे में जानेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ भी कई सारे लोग हुए हैं जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। लेकिन हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम आइंस्टीन के बारे में पढ़ते हैं, हम एडिसन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम कभी इंडियन आइडल के बारे में नहीं पढ़ते कि जो भारत में रहे और उन्होंने क्या किया, उनसे हमारे जीवन को क्या शिक्षा मिलती है ना। उनसे सीखना चाहिए हमें, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। देखिए, मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन बारिश के पानी की तरह होता है। जब तक बारिश हो रही है तब तक ठीक, और जैसे ही बारिश खत्म, मोटिवेशन खत्म। तो मोटिवेशन क्या है? आपको किसी ने बाहर से एक्साइटेड कर दिया, मोटिवेट कर दिया, तो आप 4 दिन पढ़ोगे, 5वें दिन नहीं पढ़ोगे। लेकिन भारत क्या कहता है? भारत प्रेरित करता है, प्रेरणा शब्द का यूज़ करता है। अगर आपके पास प्रेरणा होगी, आपके पास जीवन का कोई लक्ष्य होगा, तो आप कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं होंगे। तो ये कुछ अंतर हमें देखने को मिलेगा। अब अगला है आईआर का। भारत को पड़ोसियों से विकासात्मक कूटनीति बढ़ाने की जरूरत। देखिए,
एक संसदीय समिति ने कहा है कि भारत को ऐसे समय में अपनी विकासात्मक कूटनीति को बढ़ाने और इसकी समीक्षा करने की जरूरत है, जबकि चीन अपनी पहुंच और पड़ोसी देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहा है। विदेश मंत्रालय से जुड़ी इस संसदीय समिति द्वारा हाल ही में संसद में पेश की गई कार्रवाई रिपोर्ट में यह बात कही गई और यह सिफारिश खासकर ऐसे समय और मायने रखती है जबकि वर्तमान में भारत और चाइना के रिश्ते काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और बीते 9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसक झड़प हुई। और ये जो रिपोर्ट है ये साल 2022-23 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदान की मांग विषय पर पैनल की टिप्पणियों पर आधारित है और इसी से अफगानिस्तान और नेपाल को सहायता आवंटन की जाती है। पैनल ने कहा कि चाइना की बढ़ती पहुंच और भारत के पड़ोसी देशों में उसकी उपस्थिति को देखते हुए समिति यह मानती है कि भारत को अपनी विकासात्मक कूटनीति की समीक्षा करने और उसे बढ़ाने की जरूरत है। और समिति ने सुझाव भी दिया कि पड़ोसी देशों से हमारे विकासात्मक गठजोड़ का विस्तार करने के लिए एक रणनीति तैयार करने की जरूरत है जिसमें खास तौर पर क्षमता निर्माण एवं ज्ञान साझा करने पर जोर दिया जाना चाहिए और पड़ोस में अन्य क्षेत्रीय ताकतों का मुकाबला करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और विदेश मंत्रालय ने समिति को बताया कि भारत सरकार पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और पड़ोस प्रथम नीति में इसका खास तौर पर उल्लेख भी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 48 देशों में भारत के दूतावास होने पर संसदीय पैनल द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि मालदीव और लिथुआनिया में नए वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दे दी गई है। तो ये है इनका कहने का मतलब। और भारत की मदद करने वाली परियोजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं, है ना। तो इस तरह से विकासात्मक कूटनीति को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो आप हमें पड़ोसी प्रथम नीति के बारे में कमेंट करके बताइए कि ये नीति क्या है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है मॉक ड्रिल से परखी कोरोना से जंग की तैयारी। मॉक ड्रिल अभी उस ऊपर ही मैंने बता दिया कि मॉक ड्रिल किसे कहते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि मॉक ड्रिल से कैसे परखी जा रही है, कोरोना की तैयारी को परखा जा रहा है। आईआईटी बीएचयू की मदद से वाराणसी बनेगा वाटर स्मार्ट सिटी। अब देखिए वाराणसी अब सिर्फ स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि वाटर स्मार्ट सिटी भी बनेगा। क्यों? क्योंकि पानी के मामले में पूरी तरीके से ये आत्मनिर्भर है और गंगा के निर्मलीकरण की दिशा में चल रहे चौतरफा प्रयासों के बीच डेनमार्क के सहयोग से आईआईटी बीएचयू पहले गंगा की सहायक नदी वरुणा के किनारे लिविंग लैब स्थापित कर पानी का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेगा और इसके बाद असी नदी पर यही प्रयोग आजमाया जाएगा और सफलता मिली तो वाटर स्मार्ट सिटी की अपनी परिकल्पना को आकार देगा। और इसमें क्या हुआ है कि 15 से 17 दिसंबर के बीच नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुए 7वें वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 में बड़े बेसिन में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण को लेकर चल रहे प्रयोगों पर चर्चा हुई और इसमें भारत सरकार और यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के सहयोग से जल प्रबंधन के क्षेत्र में चल रही इंडो यूरोपियन अनुसंधान परियोजना, जल संसाधनों के लिए रणनीतिक योजना और जैव तकनीकी उपचार समाधान और अच्छे अभ्यास के समन्वयक आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर प्रभात कुमार सिंह ने वाराणसी के वाटर स्मार्ट सिटी बनाने का प्रारूप प्रस्तुत किया और इस कार्य को विज्ञानियों की देखरेख में प्रशासन और सरकार के स्तर पर सहयोग के साथ पूरा किया जाएगा। और लक्ष्य कैसे पूरा होगा? इसमें 80 नदी को स्वच्छ किया जाएगा, गंगा बेसिन में जलाभरण इकाइयों का पुनरुद्धार किया जाएगा यानी तालाब पोखरों का, और उनके संरक्षण के लिए किनारे पौधारोपण बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पार्क बनेगा और नवीनतम तकनीकों से जलापूर्ति ड्रेनेज सीवरेज साइकिलिंग आदि की व्यवस्था कर नागरिकों को जिम्मेदार बनाया जाएगा और वाटर ऑडिटिंग की व्यवस्था होगी। ये सभी कार्य संबद्ध सरकारी विभागों के समन्वय से होंगे। तो ये इस तरह से वाराणसी स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट वाटर सिटी भी बन जाएगा। ये एक केस स्टडी है कि बिहार में जल भराव वाले खेत से अब सालों भर किसान को होगी आमदनी। नए साल में वैसे किसानों के लिए खुशखबरी है कि जिनके खेतों में साल भर पानी लगा रहता है उस खेत से किसान को कुछ नहीं मिल पाता और इस तरह के खेतों में बिजली कंपनी अपने स्तर से पहल कर अलग अलग क्षमता के सोलर प्लांट लगवाएगी। बिजली कंपनी ने तय किया है कि सौर ऊर्जा के इस मॉडल पर काम करने वाली कंपनी को इन जल भराव वाले क्षेत्रों में सोलर प्लांट विकसित करने का जिम्मा दिया जाएगा और यहां से जो सोलर ऊर्जा पैदा होगी उसको ग्रिड में लाकर उससे मिलने वाली राशि का एक तय हिस्सा किसानों को दिया जाएगा। यानी कि बिहार में वेटलैंड 4.4% आर्द्र भूमि है कुल भौगोलिक क्षेत्र में, है ना। 9 वेटलैंड घोषित कर रखा है यहाँ पर। इनमें वैशाली, बेगूसराय, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया व कटिहार शामिल है ना। बिहार में ये फर्स्ट टाइम प्रयोग हो रहा है और इस तरह से मॉडल कैसे काम करेगा? बिजली कंपनी के सीएम
सीएम डी संजीव हंस ने बताया कि सोलर ऊर्जा का यह मॉडल बहुत ही सहज है। सोलर प्लांट लगाने वाली कंपनी को जल भराव वाले क्षेत्र चिन्हित कर बता दिए जाएंगे और बिजली कंपनी के स्तर पर संबंधित किसान से सहमति ली जाएगी और इसके बाद यह तय होगा कि जमीन के कितने रकबा में प्रोजेक्ट लगेगा और उस हिसाब से जमीन से होने वाली आय के आधार पर किसान के लिए मासिक रूप से राशि तय की जाएगी और सोलर प्लांट से जो बिजली पैदा होगी वह सीधे ग्रिड में जाएगी और उसका अलग से मीटर होगा और उसके आधार पर राशि मिल जाएगी। तो इस तरह से किसानों की आय भी बढ़ेगी और जिस तरह से वो मौसमी बेरोजगार हो जाते हैं उसमें भी उनको एक तरीके से सहारा सहारा होगा आमदनी के साथ में। अगली खबर है, पाकिस्तानी राष्ट्रध्वज से ऊंचा होगा तिरंगा। अभी क्या है कि अटारी सीमा पर देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 360 फीट ऊंचा है वर्तमान में हमारा झंडा और 2017 में स्थापित किया गया था। 400 फीट ऊंचा है वाघा चेक पोस्ट के सामने लगा पाकिस्तान का झंडा और 418 फीट ऊंचा तिरंगा गणतंत्र दिवस पर फहराए जाने की तैयारी, यानी 418 फीट ऊंचा तिरंगा जो है गणतंत्र दिवस पर फहराए जाने की तैयारी हो रही है भारत के द्वारा। तो ये क्या होगा कि 2017 में भारत ने जीसीपी पर 360 फीट ऊंचा तिरंगा लगाया था। झंडे की लंबाई 120 फीट और चौड़ाई 80 फीट है और यह तिरंगा 3 बार तेज हवा के कारण फट गया था। इसे ठीक करके फिर से फहराया गया जिस पर काफ़ी विवाद हुआ था। इसे नगर सुधार ट्रस्ट ने लगाया था। इसे देखकर पाकिस्तान ने चाइना की सहायता से अपने झंडे की ऊंचाई 400 फीट कर ली और इसमें लिफ्ट और सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। फिर भारत ने अपने तिरंगे की ऊंचाई बढ़ाने की दिशा में प्रयास शुरू किया और NHAI ने इसके लिए केंद्र सरकार से स्वीकृति मांगी और मंजूरी मिलने के बाद देश का सबसे ऊंचा झंडा लगाने का काम शुरू किया गया है। और पाकिस्तान स्थित वाघा सीमा पर पाकिस्तानी झंडा दर्शक दीर्घा में लगाया गया है और यह भारतीय दर्शक दीर्घा से नजर आता है। और जीसीपी अटारी पर वर्तमान में लगा हमारा झंडा 360 फीट ऊंचा है जो भारतीय दर्शक दीर्घा से नजर नहीं आता। अब इसकी ऊंचाई बढ़ाई जा रही है, इसे देख दूर दूर से पर्यटक पहुंचते हैं देखने के लिए। तो हम बात करते हैं तिरंगा के बारे में। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा भी कहते हैं 3 रंग की 36 पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। तिरंगे का इतिहास क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगाली वेंकैया ने किया था। 5 सालों तक तकरीबन 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में गहराई से रिसर्च करने के बाद साल 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में पिंगाली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पहली बार अपनी संकल्पना को पेश किया। और हमारे देश के झंडे में 3 रंगों में सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा है। इन तीनों रंगों का अपना विशेष महत्व है। केसरिया को साहस और बलिदान का प्रतीक कहा जाता है, सफ़ेद रंग को शांति और सच्चाई का प्रतीक, जबकि हरा रंग संपन्नता का प्रतीक होता है। पिंगाली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपत्तनम के निकटवर्ती गांव में हुआ। उन्होंने महज 19 साल की उम्र में सबसे पहले ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया। पिंगाली वेंकैया का साल 1963 में बेहद गरीबी में निधन हुआ और साल 2009 में उन पर एक डाक टिकट भी जारी हुआ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही होगा जिसका अनुपात 3:2 है। ध्वज में अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है, सिर्फ इसमें 24 तीलियां होनी आवश्यक है। भारत के संविधान के अनुसार जब किसी राष्ट्र विभूति का निधन होने और राष्ट्रीय शोक घोषित होने पर कुछ समय के लिए ध्वज को झुका दिया जाता है। अब इसको फहराने का नियम क्या है? भारत में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया नाम का एक कानून है जिसे भारतीय ध्वज संहिता कहते हैं, जिसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी हो सकती है। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने की मनाही है। झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है। किसी भी गाड़ी के पीछे, बोट या प्लेन में तिरंगा नहीं लगाया जा सकता। तिरंगे का प्रयोग किसी बिल्डिंग को ढकने के लिए नहीं किया जा सकता। तिरंगा झंडा किसी भी सूरत में जमीन से टच नहीं होना चाहिए। ये फहराने के नियम हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो महिला को स्त्री धन या वित्तीय संसाधन से वंचित करना घरेलू हिंसा माना जाएगा। किसी महिला को पति की मृत्यु के बाद उससे स्त्री धन या आर्थिक संशोधन से वंचित करने को कलकत्ता हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा करार दिया है और उन्होंने यह फैसला सुनाया कि स्त्रीधन वह सामग्री है। स्त्रीधन क्या होता है? वह सामग्री है जो स्वेच्छा से एक लड़की के परिवार को उसकी शादी पर उपहार के रूप में दी जाती है। तो अब इससे क्या है कि अब देखिए, ये जो घरेलू हिंसा मानी जाएगी, अब इससे क्या है ना कि
हमें महिला सशक्तिकरण देखने को मिलेगा, महिलाएं अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगी। तो ये आप केस स्टडी के तौर पर ले सकते हैं एसए के लिए और एथिक्स पेपर के लिए, जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिए। अब देखिए, भूमंडलीकरण का एक नया दौर है। शक्ति के लिए बढ़ते टकराव के इस दौर में विश्व का बहुपक्षीय दावा दरक रहा है और भू राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि जैसे भारत और चाइना के बीच जो तनाव है और भारत अमेरिका के बीच जो रिश्ते बढ़ रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। और उन्होंने बोला है कि यह दौर जो है बड़ी शक्तियों के बीच टकराव का है, जिसमें बहुपक्षीय ढांचा दरक रहा है और भू राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। इसके चलते आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग में राजनीतिक विश्वास की बड़ी भूमिका होगी, भले ही देशों को इसकी कुछ कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। यदि अमेरिका ने इस आर्थिक ढांचे को नए सिरे से आकार देना आरंभ किया है तो इसे अंतिम स्वरूप यूरोप से मिलेगा। चाइना का उदय अमेरिका के लिए जिन निहितार्थ वाला है वह स्थिति यूरोप के लिए यूक्रेन में रूसी हमले की है, और यूरोप की आंखें वैश्विक हलचलों की चुनौती को लेकर खुली हैं। फिर चाहे वह यूरेशिया का मामला हो या फिर हिंद प्रशांत का, वैश्विक राजनीति और आर्थिकी का ध्यान हिंद प्रशांत की ओर बढ़ा है। पश्चिम को भी आभास हुआ है कि रूस एक तत्कालिक दिक्कत है, लेकिन बड़ी समस्या चाइना और आने वाले समय में मॉस्को बीजिंग धुरी के मजबूत होने से यह समस्या और विकराल ही होनी है। यही कारण है कि पश्चिम महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए चाइना पर अपनी आर्थिक निर्भरता घटाने के लिए तमाम विकल्प अपनाएगा। इसके लिए चाइना को महत्वपूर्ण तकनीकों से दूर रखना और समान विचारों वाले साझेदारों के साथ नज़दीकी बढ़ाने जैसे तरीके भी अपनाए जाएंगे। उभरते भू राजनीतिक ढांचे में भारत की मुख्य भूमिका होगी। G20 की अध्यक्षता के साथ वह अगले साल वैश्विक एजेंडे को आकार देने में सक्षम होगा। हालांकि इससे इतर बात करें तो यही वह पड़ाव है जब भारतीय नीति निर्माताओं को अपने नीतिगत विकल्पों के दूरगामी निहितार्थों को देखते हुए बड़ी सावधानी से उनका चयन करना होगा। अपने लाभ के लिए शक्ति के संतुलन का उपयोग वैश्विक पदानुक्रम में किसी राष्ट्र के उदय में अहम होता है। चूंकि यह वैश्विक ढांचे में एक निर्णायक मोड़ का दौर है, तो नई दिल्ली को गंभीरता से लेते हुए सक्रियता के साथ अपनी तत्परता दिखानी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। और बिना शिक्षक विश्व गुरु बनने का सपना, यानी कि बिना टीचर के हम विश्व गुरु नहीं बन सकते, शिक्षक जरूरी है। धरती की सेहत का राज जैव विविधता। अगर बायोडाइवर्सिटी रहेगी हमारे यहाँ वातावरण में, तो हमारी जो धरती है वो काफ़ी लंबे समय तक बची रहेगी। नहीं तो अगर ये नहीं हुआ ना, तो जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है हमारे वातावरण को। अब अगली खबर है, गिग वर्कर्स के लिए ब्रिटेन जैसी पेंशन योजना लाई केंद्र सरकार। तो देश के पेंशन फंड नियामक ने कहा है कि केंद्र सरकार गिग वर्कर्स के लिए ब्रिटेन जैसी पेंशन योजना लेकर आए। अगर ऐसा होता है तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 90% से अधिक कार्यबल पेंशन के दायरे में आ जाएगा, और $102 अरब से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करने वाले पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन सुप्रीतम बंदोपाध्याय ने कहा कि फूड और कैब एग्रीगेटर्स के श्रमिकों को स्वचालित तरीके से राष्ट्रीय पेंशन योजना में एनरोल किया जाएगा, है ना। और इसे 2004 में शुरू किया गया था और फिलहाल इसके 1 करोड़ उपभोक्ता हैं। इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के कर्मचारी शामिल हैं। तो अब बात करते हैं गिग वर्कर क्या है। तो गिग वर्कर, हम अगर आसान भाषा में कहें तो काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारियों को गिग वर्कर कहा जाता है। हालांकि ऐसे कर्मचारी कंपनी के साथ लंबे समय तक भी जुड़े रहते हैं। स्वतंत्र रूप से ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले कर्मचारी गिग वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, कि अगली खबर क्या है हमारे लिए। तो ये देखिए खेल वाला है, तो आप इसे समझ ही गए होंगे। और अगली न्यूज़ है, ग्रीन कीटनाशक से नियंत्रित की जाएगी मक्खी मच्छरों की वंश बेल, है ना। और गर्भावस्था में मददगार होगा स्वस्थ गर्भ ऐप। तो ये आज की खबर थी जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थी। तो मुझे उम्मीद है आज का जो न्यूज़ एनालिसिस है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत हो या फिर आपको एडिटोरियल का सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले न्यूज़ एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।